हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं अनिल पांडे, आपका गाइड, आपका मेंटर। और आज के सेशन में, आज के सत्र में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जो भारतीय इतिहास के आधुनिक कालखंड में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। और यह परिघटना है, यह टॉपिक है एक परिघटना के नाम पर, और वह है 1857 की क्रांति। तो क्रांति जो है, तो किसी भी जो वर्तमान व्यवस्था होती है, किसी भी क्षेत्र में हो सकती है, किसी फील्ड में हो सकती है। जैसे आपने सुनते हैं, पढ़ते हैं, सूचना क्रांति, संचार क्रांति, है ना, दुग्ध क्रांति। तो ऐसे ही क्रांति एक ऐसी परिघटना होती है जो बहुत तेजी से, बहुत तीव्र गति से किसी भी क्षेत्र में व्याप्त जो वर्तमान व्यवस्था होती है, जो प्रचलित व्यवस्था होती है, उसमें ऐसा बदलाव करती है कि व्यवस्था पहले से बिल्कुल अलग दिखने लगती है। तो वैसे ही इस क्रांति का प्रभाव पड़ा भारतीय समाज पर। भारतीय समाज में इसने एक बड़ा बदलाव किया और भारतीय समाज का स्वरूप पहले से बिल्कुल बदल गया। इसके साथ ही इस क्रांति ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया और ब्रिटिश शासन जो था, जो ब्रिटिश सरकार थे, ब्रिटेन की पार्लियामेंट और क्राउन जो है, वहां का राजमुकुट, राजा रानी जो भी उसको धारण करता रहा हो, उसको हस्तांतरित कर दिया। अगर हम इस घटना को देखते हैं तो इसकी शुरुआत सैनिक विद्रोह से हुई थी, जिसमें बाद में समाज के और लोग भी, अन्य वर्ग भी शामिल हो गए। लेकिन यह भारतीय इतिहास में कोई पहली घटना नहीं थी, बल्कि 1757 में जब अंग्रेजों ने प्लासी युद्ध के बाद परोक्ष रूप से और बाद में प्रत्यक्ष रूप से भारत पर धीरे धीरे कब्जा करना शुरू किया, उसी के मतलब 1757 के कुछ ही वर्षों बाद भारत में अंग्रेजों के शासन के विरुद्ध एक विद्रोहों की श्रृंखला भी शुरू हुई। के सन्यासी विद्रोह रहा, जैसे कि वेलुथम्पी का विद्रोह रहा दक्षिण भारत में, जैसा कि मुंडा विद्रोह रहा, जैसा संथाल विद्रोह रहा, जैसा बंगाल में नील किसानों का आंदोलन रहा। तो कई सारे विद्रोह होते रहे जिसमें समाज के अलग अलग वर्ग भाग लेते रहे। लेकिन यह एक ऐसी घटना थी जिसमें न केवल बड़े पैमाने पर लोगों की भागीदारी हुई, बल्कि समाज के कई वर्ग एक साथ शामिल थे। और इसके अलावा इसमें जो है कई घटनाओं की एक श्रृंखला थी। और जब इन विद्रोहों को दबाया गया अंग्रेजों द्वारा और ये लगभग 1858 में पूरी तरह समाप्त हो गया, तो उसके बाद जो है भारतीय समाज एक नए नेतृत्व वर्ग की ओर बढ़ा और ब्रिटिश शासन के स्वरूप में भी कम से कम इतना बदलाव आया कि अब एक कंपनी के बजाय सीधे सरकार का शासन हो गया। तो आइए हम देखते हैं कि इस टॉपिक में हम कौन से प्रमुख बिंदुओं की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो क्रांति के कारण है, उसके बाद क्रांति का आरंभ और प्रसार है, क्रांति कैसे शुरू हुई और कैसे कैसे इसका विस्तार हुआ। फिर है क्रांति के सफलता के कारण। तो क्रांति की जो घटना थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश शासन को समाप्त करना, अंग्रेजों के यहाँ से भगाना, उसमें तो सफल नहीं हुई, हालांकि इसने बदलाव बहुत बड़े किए। तो इसके सफलता के कारण क्या रहे, हम इन पर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा इसका चरित्र क्या रहा, इसका स्वरूप क्या रहा, क्या मात्र एक सैनिक विद्रोह रहा या किसी अन्य स्तर पर भी इसने बदलाव किया, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा इसके प्रभाव के बारे में हम बात करेंगे, सकारात्मक नकारात्मक दोनों प्रकार के प्रभावों के बारे में बात करेंगे। और फिर अंत में इसके समाप्त होने के बाद 1858 में ब्रिटेन की संसद ने एक अधिनियम पारित किया, जिसे भारत शासन अधिनियम कहा गया, जिसके द्वारा न केवल ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक या शासन करने की सत्ता समाप्त कर दी गई भारत में, बल्कि सीधे ब्रिटेन की सरकार और वहां के जो संसद थी और राजमुकुट, जो पूरा सेटअप है, जो पूरा राजनीतिक नेतृत्व है, उसका शासन स्थापित हुआ प्रतिनिधियों के माध्यम से। और उसका प्रावधान बाकायदा 1858 के अधिनियम में घोषित किया गया। इसके साथ ही भारत में आने वाले दिनों में, यानी 1858 और उसके बाद के वर्षों में, ब्रिटेन की मोटी मोटी नीतियां क्या रहेंगी, उसकी घोषणा की गई। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले बिंदु पर हम चर्चा करते हैं, और वो है क्रांति के कारण। क्रांति का चूंकि तत्कालीन जो कारण था वो तो चर्बिल के कारतूसों का इस्तेमाल था, जो एक नई राइफल एनफील्ड नाम से शुरू की गई थी, सैनिकों को दी गई थी। और उसमें जो कारतूस डाला जाता था, उसमें एक खोल चढ़ा होता था, जिसको दांत से काटकर खोलना
तलना पड़ता था और उसको चिकना करने के लिए उसमें चर्बी मिलाई जाती थी। लेकिन अगर हम देखें तो कारण वास्तव में ये नहीं था, सिर्फ यही नहीं था, यह भी था एक कारण, लेकिन तात्कालिक कारण था, जिसके बाद विद्रोह भड़क उठा, विद्रोहों की शुरुआत हो गई। कारण कई सारे थे और इस संदर्भ में एक कथन, एक स्टेटमेंट बड़ा महत्वपूर्ण है। 1857 में जब विद्रोह शुरू हुआ तो उस समय ब्रिटेन में जो विपक्ष का नेता था बेंजामिन डिज़रायली, उसने कहा था ब्रिटेन के संसद में बयान देते हुए, अपना विपक्ष का प्रतिनिधित्व करते हुए, डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ अंपायर्स इज नॉट एन अफेयर ऑफ ग्रीस्ड कार्टराइजेस but it is occasioned by adequate regions and only after accumulation of adequate region। तो चर्बे लगे कारतूसों से साम्राज्यों के तख्ते नहीं पलट जाया करते, बल्कि इसके पीछे इसके पर्याप्त कारण होते हैं, और ऐसा केवल पर्याप्त कारणों के एकत्र होने पर ही होता है। तो ध्यान दीजिए, उसने कहा था पर्याप्त कारणों के एकत्र होने पर ही होता है, यानी कई सारे कारण एकत्र हो गए थे। तो ये उसका एक मत था। तो हम देखते हैं सबसे पहले एक एक करके, तो आर्थिक कारण थे, राजनीतिक कारण थे, प्रशासनिक कारण थे, सामाजिक धार्मिक कारण थे, सैन्य कारण थे, और कुछ बाहर, भारत से बाहर ऐसी घटनाएं हो रही थी, उनका प्रभाव पड़ा, जिससे लोगों को प्रेरणा मिली और उन्हें विश्वासों को क्रांति कर सकते हैं। और इसके अलावा तात्कालिक कारण रहा ही हो चर्बी लगे कारतूसों का मामला। तो आइए हम एक एक करके इन कारणों पर चर्चा कर लेते। तो सबसे पहले आर्थिक कारणों में, जैसे कि आप देख सकते हैं, परंपरागत भारतीय अर्थव्यवस्था का विनाश। तो परंपरागत जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी वह किसानों, कारीगरों, छोटे उद्योगों, कुटीर उद्योगों, इन सबके ऊपर निर्भर थी, और उनका एक तो बड़ा खरीदार वर्ग स्थानीय शासक वर्ग था, अभिजात वर्ग था। इसके अलावा जो अधिशेष उत्पादन होता था उसका एक हिस्सा बाहर भी निर्यात किया जाता था, विशेष करके यूरोप के व्यापारियों द्वारा। शुरुआत में अरबों द्वारा किया, बाद में यूरोप के व्यापारियों द्वारा, और उसमें प्रमुख भूमिका रही अंग्रेजों की। लेकिन जैसे जैसे उनका राजनीतिक प्रभुत्व होता गया, तो ये राजे महाराजे जो थे, जो नवाब थे, जो जमींदार थे, इनका ह्रास होता गया, ये वंचित किए जाने लगे अपने राज्य से। अभिजात वर्ग भी धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ चला, और परिणाम यह हुआ कि कारीगरों, दस्तकारों के जो सामग्री थी उसकी मांग कम होने लगी। इसके अलावा जो किसान थे उन पर भारी करारोपण हुआ था, जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्थायी जो भू राजस्व व्यवस्था थी, परमानेंट सेटलमेंट, जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू की गई थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था जो दक्षिण भारत में लागू की गई थी, इसके अलावा महालवाड़ी व्यवस्था जो पंजाब और अवध और बनारस के राज्यों में स्थापित की गई थी। इन सबके द्वारा बहुत भारी करारोपण किया गया, राजस्व उगाहा गया, न केवल भारत में साम्राज्य के विस्तार के लिए, बल्कि जो अधिशेष राजस्व इकट्ठा किया जाता था, एकत्र किया जाता था, उसका उपयोग भारतीय सामान, जो भारतीय माल होता था, उसको खरीदकर भारत से बाहर, विशेषकर यूरोप के बाजारों में बेचने के लिए और उससे मुनाफा कमाने के लिए। तो ये रहा किसानों का शोषण, जो पूरा इसका ताना बाना था, उसका विनाश रहा। हस्तशिल्पियों और दस्तकारों का शोषण हुआ कई तरीके से। एक तो जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि ददनी प्रथा थी बंगाल में, जिसमें उनको एडवांस में अग्रिम तौर पर कुछ रकम दी जाती थी और निश्चित कर दिया जाता था एक निश्चित समय के बाद इतना माल बना करके वो अंग्रेज व्यापारी को देंगे। तो उस समय जो रकम दी जाती थी, जोर जबरदस्ती करके जो एग्रीमेंट किया जाता था, जो करार किया जाता था, समझौता किया जाता था, वो बहुत कम होती थी। और बाद में अक्सर जो शिल्पकार थे, जो बुनकर थे, इस तरह के जो वर्ग के लोग थे, जब वो अपना माल बनाने के लिए कच्चा माल बाजार से खरीदते थे, तो उसकी जो कीमत होती थी वो बहुत ज्यादा होती थी। खास करके सूती वस्त्र उद्योग के बारे में, सूती कपड़ा बुनने वाले बुनकरों के बारे में ऐसे ही है कि रुई या कपास के व्यापार, कॉटन के व्यापार पर अंग्रेजों ने अपना लगभग एकाधिकार कर लिया, और एक तरफ जो व्यापारी थे वो किसानों से सस्ते रेट पर कपड़ा बनाने के लिए दबाव डालते थे, इसके साथ ही महंगे कॉटन उनको बेचते थे, क्योंकि उनके पास इसका अधिकार था, इस पर एकाधिकार था। ढेर सारी रुई, जब वो सीजन, फसल की सीजन होती थी, हार्वेस्टिंग सीजन, फसल कटाई सीजन, जब कपास खेतों से इकट्ठा की जाती, खरीद लेते थे, गोदामों में भर लेते थे और बाद में महंगे दामों पर वो बेचते थे। तो एक तरफ जो है शिल्पी या कारीगर ज्यादा कीमत पर अपना कच्चा माल खरीदते थे,
इसके अलावा जो जंगल वगैरह से अपने कच्चा माल पाते थे तो उन पर भी कर लगा दिया गया, उनके उपयोग पर टैक्स लगा दिया, तो उससे उनका जो कच्चे माल की लागत थी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जबकि जो विनिर्मित उत्पाद थे उनकी कीमत बहुत कम मिलती थी। तो इस तरीके से उनका शोषण हुआ और उनका पूरा विनाश होने लगा। भारतीय उद्योगों का भी विनाश हुआ, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं भारतीय उद्योगों का विनाश, कि जो कुटीर उद्योग थे, जो छोटे उद्योग थे, उनका विनाश होता चला गया। क्योंकि एक तो एक तरफा जो है व्यापार शुरू किया अंग्रेजों ने, एक तरफा नीतियां अपनाई जिससे अंग्रेजों को व्यापार में लाभ हुआ, भारतीय व्यापारियों को उतना लाभ नहीं होता था, तो उस प्रतियोगिता में पिछड़ जाते थे, उनको कोई संरक्षण नहीं मिलता था। ब्रिटेन केवल अपने लाभ के साधन में, अपने लाभ की या अपने हितों की, अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगा हुआ था। और भारतीय उद्योगों के जो स्थानीय उपभोक्ता थे, क्योंकि धीरे धीरे उनकी क्रय शक्ति, वह जो अभिजात वर्ग था, शासक वर्ग, उसका ह्रास होता रहा, तो कम होती गई, तो उसका भी पतन होता रहा। और ब्रिटेन में भी भारतीय जो विनिर्मित सामान था, जो निर्माण से बना हुआ सामान था, उसके आयात पर भारी कर लगाए गए। कई सारे देशों ने भारतीय सूती वस्त्र पर कर लगाया था, बस कुछ एक देश ऐसे थे जिन्होंने कर नहीं लगाया, और ऐसा उन्होंने अपने वस्त्र उद्योग को, खास करके सूती वस्त्र उद्योग को बचाने के लिए किया था। तो कुल मिलाकर के जब किसान भी उनके शोषण से त्रस्त था, व्यापारी शिल्पी वर्ग भी शोषण से त्रस्त था, दस्तकार त्रस्त था, उद्योगों का विनाश हो रहा था, तो इन सब पेशों में, जैसे दस्तकारी में या व्यापार में जो छोटे व्यापारी थे या छोटे उद्योगों में लोग लगे हुए थे, वो बेरोजगार हो गए। वो सारे सारे गांव की ओर आए और खेती करना शुरू किया, जिससे खेती पर दबाव बढ़ा, और परिणाम ये हुआ कि जमीनें कम पड़ती गईं, अधिशेष उत्पादन जो था किसान का घटता गया, और इसके साथ ही धीरे धीरे वह दरिद्रता की ओर बढ़ता चला गया। तो अब जो है, जो एक विउद्योगीकरण जिसको कहा जाता है, डिइंडस्ट्रियलाइजेशन, उसके चलते जो है काफी नुकसान हुआ भारतीय सामाजिक अर्थव्यवस्था का, मतलब आर्थिक व्यवस्था का, और भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो तबाही की ओर बढ़ चली। अगला कारण हम देख सकते हैं राजनीतिक कारण, ईस्ट इंडिया कंपनी की लोकपूर्ण नीति। जैसा कि आप जानते हैं, जब भी ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग, या कहें ईस्ट इंडिया कंपनी, जब भी किसी राज्य में दो जो दावेदार होते थे सत्ता के, उनके बीच किसी एक का पक्ष लेती थी, और उनका जिसका पक्ष लेती थी वो जीत जाता था, तो उससे ढेर सारा उपहार लेते थे, कंपनी के नाम पर भी और व्यक्तिगत रूप से भी। तो नतीजा यह होता था कि बाद में फिर उसको भी अपना खजाना भरने के लिए अपनी प्रजा पर ढेर सारे कर लगाने पड़ते थे। इसके अलावा उससे तरह तरह की रियायतें लेते थे, तरह तरह की मनमानी व्यापार की रियायतें लेते थे, कंपनी कोई टैक्स नहीं देगी, बिना टैक्स दिए व्यापार करेगी, वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से उनकी जो लालच की नीति रही, उसके चलते भारत की आर्थिक स्थिति और ज़्यादा बुरी होने लगी। न सिर्फ वो लोगों को लूट रहे थे, बल्कि वो शासकों को भी, और जो अभिजात वर्ग था, जो एरिस्टोक्रेट क्लास था, उसका भी वो शोषण कर रहे थे। इसी के साथ ही मुगल शाहजादों के बीच तो जाहिर सी बात है, शुरू से ही, खास करके जहांगीर के समय से ही उत्तराधिकार के लिए लड़ाई की शुरुआत हो गई थी। तो जब मुगल अभी जो है वो बहादुर शाह जफर सम्राट था, भारत का बादशाह था, तो जब उसके उत्तराधिकारियों की बात हुई, तो अंग्रेजों ने जिस उम्मीदवार को, फकीरुद्दीन शायद नाम है उसका, एक बार आप लोग देख लीजिएगा, तो जिसको चुना था, उसने जो है, उसकी मौत हो गई। उसके बाद लॉर्ड कैनिंग ने 1856 में यह व्यवस्था दी कि अब जो भी मुगल शाहजादा, जो भी मुगल राजकुमार जो है गद्दी का उत्तराधिकारी होगा, उसको बादशाह सम्राट की उपाधि नहीं दी जाएगी, बल्कि उसे केवल राजकुमार या प्रिंस कहा जाएगा। तो ये एक बड़ा कारण रहा था, क्योंकि कुछ भी हो, मुगल बादशाह जो है और अखिल भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का प्रतिनिधि था। वो व्यवस्था जिस किसी भी स्थिति में थी, कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे सड़गल गई थी, टूट गई थी, दूसरों पर निर्भर थी, भारतीय शासकों पर, लेकिन उसका वो प्रतिनिधित्व करता था। इसके अलावा देशी राज्यों का पतन तथा इसका धर्म और संस्कृति पर प्रभाव। देशी राज्यों के पतन के कारण तमाम लोग जो सांस्कृतिक गतिविधियों में संलग्न थे, जैसे नृत्य में, संगीत में, साहित्य में, उनको संरक्षण देने वाला कोई नहीं रहा। नतीजा, वो विपन्नता की स्थिति में पहुंच गए। जो धार्मिक संस्थान हुआ करते थे, जो लोगों को शिक्षा दिया करते थे, मदरसे थे, पाठशालाएं थी,
बड़े बड़े विद्यालय थे, मकतब थे, उनको ये लोग अनुदान दिया करते थे, भारतीय देशी राज। क्योंकि अंग्रेजों की कोई रुचि भारतीय शिक्षा व्यवस्था में नहीं थी, तो उन्होंने इन धार्मिक संस्थाओं को जो दान दिया जाता था उसको बंद किया। जो जागीरें इनाम में मिली थी, एक एक करके उनके दस्तावेजों की जांच कराई, जैसा कि उन्होंने जमींदारों और राजाओं के साथ किया। जिनके पास वो दस्तावेज नहीं पाए गए, उनकी जागीरें जब्त कर ली गई, और भारतीय जो धार्मिक संस्थाएं थीं, जो समाज की भलाई के लिए, समाज के उपकार के लिए ढेर सारे कार्य करती थीं, उनका ह्रास होता चला गया, तो उनका भी पतन हुआ। आगे फिर है कानून और व्यवस्था की समस्या। एक तो अंग्रेज यह नारा देते थे कि जहां कहीं भी वो हस्तक्षेप करते हैं वहां वो कानून का राज स्थापित कर देते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि ये कानून जो है पूरी तरह से भेदभावपूर्ण थे, और खुल करके या यूं कहें कि पूरी तरह से अंग्रेजों के ही पक्ष में हुआ करते थे। जहां भी मामला एक अंग्रेज और एक भारतीय का या एक यूरोपीय एक भारतीय का होता था, वहां न्याय हमेशा भारत के जो भारतीय होता था उसके विरोध में जाता था। वह या तो अंग्रेज का पक्ष लेता था और या यूरोपीय का पक्ष, वो भी बिल्कुल अंधा होकर एक तरफा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि भारतीय कितना सही अपने मामले में। तो इस तरह से अराजकता फैल गई। इसके अलावा जो लूट खसोट थे अंग्रेजों की, उसके कारण जो है दरिद्रता बढ़ी, उससे भी अराजकता बढ़ी समाज में। जब लोगों के पास आजीविका के साधन कम होते गए तो लोग चोरी डकैती इन सब कामों में बड़े पैमाने पर संलग्न हुए। पिंडारियों का जो एक गिरोह था जो लूट करता था, या बनारस में ठगों का, हालांकि पहले भी था लेकिन बड़े पैमाने पर होने लगा था। तो पिंडारियों का जो लूट मार था पहले से भी था, लेकिन वो बड़े पैमाने पर करने लगे थे। इसी के अलावा आम लोग भी जब उनके पास जीने के लिए कोई साधन नहीं था, तो वो ऐसे गैर कानूनी कामों में या आपराधिक कामों में लिप्त हुए बड़े पैमाने पर। इसके अलावा जो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारतीय सिविल सेवा या इंडियन सिविल सर्विसेज का जो है उसकी शुरुआत की थी, उसमें उसने शुरू से ही स्पष्ट कर दिया था कि भारत के लोग चूंकि चोर और बेईमान होते हैं, इसलिए वो एक तो इसमें नियुक्त किए जाने योग्य नहीं है, और दूसरे क्योंकि छोटे स्तर पर स्थानीय शासन या कहें जो छोटे लेवल के अधिकारी होते थे, जो कर्मचारी होते थे, अगर उन्हें ब्रिटेन से लाया जाता तो बड़े महंगे पड़ते, उनको ढेर सारा वेतन सुविधाएं देनी पड़ती। उसके लिए निचले स्तर पर शासन चलाने के लिए भारतीय लोग भर्ती तो किए गए, लेकिन उनको बहुत थोड़ा सा वेतन दिया जाता था। तो वेतन अक्सर इतना नहीं होता था कि उनके अपने खर्चे पूरे हो सकें। नतीजे में वो लोगों से रिश्वत लेते थे, भ्रष्टाचार करते थे, गबन करते थे, और लोगों का जीवन इससे भी त्रस्त हो गया, इससे भी बहुत प्रभावित हुआ, बहुत उस पर दुष्प्रभाव पड़ा, और लोग जो है कानून और व्यवस्था के राज में अराजकता के शिकार होते चले गए। इसी तरीके से हम अगर आगे देखते हैं तो हमारा अगला कारण है प्रशासनिक कारण। जैसा कि हमने कानून और व्यवस्था के साथ ही चर्चा की, व्यापक भ्रष्टाचार। निचले वर्ग के जो कर्मचारी थे, चाहे न्यायपालिका रही हो चाहे पुलिस हो, हर जगह भ्रष्टाचार व्यापक रूप से प्रचलित था, और लोग रिश्वत लेते थे, लोग जो है वो गबन किया करते थे। जिसका बहुत बढ़िया उदाहरण जो है वो मुंशी प्रेमचंद का एक उपन्यास है गबन। अगर आप लोगों ने कभी ना पढ़ा तो उसको जरूर पढ़िए, बहुत बढ़िया से मिलेगा किस तरीके से लोग क्या करते थे, छोटे स्तर के कर्मचारी खास करके। क्योंकि जो अंग्रेज अफसर होते थे उनको तो ढेर सारा वेतन मिलता था, कमीशन मिलता था। जो कलेक्टर का वेतन है उस जमाने में इतना ज़्यादा हुआ करता था, आज के समय मेरे ख्याल से 40-50 लाख रुपए पर महीने, पर मंथ, मैंने हर महीने के हिसाब से लगभग पड़ेगा, मोटा मोटा मैं बता रहा हूँ, थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, तो एग्जैक्ट मैं नहीं बता रहा हूँ। लेकिन जो समय उसके अलावा उसको कमीशन भी मिलता था। जो कलेक्टर होता था, रेवेन्यू कलेक्टर, जिला कलेक्टर, जो आजकल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट भी कहा जाता है, दोनों एक साथ। तो व्यापक भ्रष्टाचार था। विदेशी शासन का ब्रिटिश शासन का विदेशी चरित्र। ब्रिटिश जो शासन था वो हमेशा से ही विदेशी बना रहा, न तो उसने उसके लिए अपने शासन प्रणाली को चलाए रखने के लिए किसी भारतीय मूल्य को अपनाया, किसी भारतीय प्रणाली को अपनाया, और न ही अपने आप को कभी भारतीय बनाने का प्रयास किया। क्योंकि अंग्रेजों से पहले जो भी विदेशी विजेता वगैरह आए थे वो आ करके कुछ तो लूट मार करके चलते बने, और कुछ जो है यहाँ अगर बसे तो उनका भारतीयकरण होता गया। जो भी उन्होंने शोषण किया, लूटा, उसका एक बड़ा हिस्सा यहीं पर खर्च किया। तो
वो घूम फिर करके यहीं आ जाता था, जबकि अंग्रेजों के साथ ऐसा नहीं था। वो जो भी धन की उगाही यहाँ से करते थे विभिन्न माध्यमों से, चाहे व्यापार हो चाहे शासन हो, वो ब्रिटेन ही चला जाता था। इसके अलावा चूंकि वो विजेता थे तो अपने को श्रेष्ठ मानते थे, अपने न अपने आप को भारतीय समाज में ढालने का प्रयास किया, बल्कि हमेशा एक जिसको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, या कहें कि उच्च होने की भावना, श्रेष्ठता की भावना के शिकार रहे। यह उनके शासन में भी रहा। जो व्यवस्था उन्होंने, चाहे पुलिस व्यवस्था हो चाहे न्याय व्यवस्था हो, सारी व्यवस्थाएं जो थी वो ब्रिटेन के व्यवस्था पर आधारित थी। इस नाते भारत के लोग उसको समझ नहीं पाते थे और प्रायः न समझ पाने के कारण उसके शोषण का शिकार होते थे। जाहिर सी बात है, जैसे मैंने चर्चा कर दी, प्रशासनिक मूल्यों की उपेक्षा थी। जो परंपरागत भारतीय शासन प्रणाली चली आ रही थी, अगर उसमें कोई धीरे धीरे बदलाव किया जाता तो शायद लोग धीरे धीरे उसके व्यस्त होते। लेकिन चूंकि ये सारे बदलाव जहां भी अंग्रेज काबिज होते थे, जहां भी वो कब्जा करते थे, एकदम से लागू हो जाते थे, तो नतीजा यह रहा कि भारतीय लोग उसके अभ्यस्त नहीं हो पाए। और चूंकि व्यवस्था को नहीं जानते थे, इस नाते उनका शोषण होता था। जैसे कि अदालतों में मुकदमा लड़ने के लिए महंगा वकील, पहले ऐसा नहीं होता था। काजी या न्यायाधीश या पंचायतें जो है न्याय का जो है वितरण कर देती थी, न्याय दे देती थी लोगों के मामलों का, जिसका जैसा मामला रहता था वो महंगा खर्चीला नहीं पड़ता था। लेकिन आधुनिक जो है न्याय प्रणाली जो है बहुत ही महंगी पड़ गई। साथ ही कानून व्यवस्था इतनी जटिल हो गई कि लोगों के लिए, आम आदमी के लिए समझना मुश्किल नहीं रहा। और तब तो और भी असंभव हो गया जब इन सबका जो कोडिफिकेशन था, जो उनका संहिताकरण, जो उनका लेखन किया गया, वह अंग्रेजी माध्यम में किया गया। और अभी अंग्रेजी शिक्षा का उतना प्रचार प्रसार नहीं हुआ था। तो इसके साथ ही अगर हम अगले कारण पर आते हैं, तो सामाजिक धार्मिक कारण। जाहिर सी बात है, जैसे हम पहले भी हमने चर्चा की, धार्मिक मूल्यों की उपेक्षा। तो भारतीय धार्मिक परंपराएं थी, बहुत सारे ऐसे भी काम करते थे जिससे समाज का बड़े पैमाने पर लाभ होता था। अंग्रेजों ने इसकी बिल्कुल परवाह नहीं की, उनके अनुदान ले लिए। नतीजा यह रहा कि वो अपने तमाम जो सामाजिक दायित्व तो अपने ऊपर लिया था सामाजिक कार्यों का, उसको करने में असमर्थ हो गए। और धीरे, यही नहीं बल्कि उसमें जो लोग संलग्न थे, जो उसका हिस्सा थे, वो भी दरिद्र होते चले गए। उनकी क्रय शक्ति भी कम होती चली गई और विपन्नता की ओर बढ़ गए। इसके साथ ही अंग्रेज, और बाद में 1813 में जब ईसाई मिशनरियों को यहाँ प्रचार प्रसार करने की अनुमति दी गई ईसाई धर्म की, तो उन्होंने भारतीय जो धर्म थे, जो परंपरागत थे, जो भारत का सनातन धर्म चला आ रहा था, या जैन मत, बौद्ध मत, या बाद में इस्लाम आया, उसके जो अनुयायी थे उनका मजाक उड़ाना शुरू किया, उनकी निंदा करनी शुरू की कि ये अच्छा नहीं है, ईसाई धर्म जो है बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से उन्होंने बिल्कुल खुली जो है निंदा करनी शुरू की, जिससे लोगों में एक आक्रोश फैला। लोगों को लग गया कि ये तो हमारा धर्म ही हमसे छीन लेंगे। और धर्म ऐसा मामला होता है जिससे लोग भावनात्मक रूप से बहुत गहरे जुड़े होते हैं, वो जो है बहुत ज़्यादा उससे आहत महसूस करते हैं जब कोई उनकी उपेक्षा करता है। आज भी आप देखिए कई जगह जो है धर्म के नाम पर लोगों को उकसा दिया जाता है और मारकाट, हिंसा तक, दंगे तक हो जाते हैं। आए दिन कोई नई बात नहीं है, आप पढ़ते रहते हैं। क्या हो सकता है आप में से कोई दुर्भाग्य से कभी उसका शिकार बनते बनते रहा हो, या कभी जो उसके कारण कर्फ्यू वगैरह लगाया जाता है वहाँ भी फंस गया हो उसमें भी। ईसाई मिशनरियों के कार्यकलाप और धर्मांतरण जैसे ये सारे जो है दोनों ही बिंद एक दूसरे से लगभग जुड़े हुए हैं। ईसाई मिशनरियों ने एक तो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू किया, और यही नहीं, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार उन्होंने सेना तक के बीच करना शुरू किया, सैनिकों को प्रोत्साहित करना शुरू किया ईसाई धर्म को स्वीकार करने के लिए। इसके पहले अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया था, क्योंकि उन्हें डर था कि भारतीय समाज में धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचने पर विद्रोह हो सकता है। एक तो उन्होंने भारतीय धर्मों की निंदा करनी शुरू की, और दूसरे ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू किया। और जितना वो कर सकते थे, जितने बड़े पैमाने पर, उतने बड़े पैमाने पर उन्होंने भारतीयों का मतलब ईसाई मत में, ईसाई धर्म में मतांतरण या कहें धर्मांतरण करना शुरू किया। इससे धीरे धीरे लोगों को लगा कि लगता है धीरे धीरे करके पूरे देश को ईसाई ही बना डालेंगे। तमाम हथकंडे अपनाते थे। उनको सरकारी नौकरियां, जो लोग ईसाई धर्म स्वीकार करते थे, सरकारी नौकरियां दी जाती थी, कर्ज वगैरह में रियायत मिल जाती थी, मुकदमे वगैरह में थोड़ा उनके साथ उनका पक्ष ले लिया जाता था। तो ऐसे सारे कारनामे वो करते थे, उनकी सिफारिश करते थे अफसरों की, जो पादरी वगैरह होते थे, इस तरीके से करके। अच्छा, इसके अलावा जैसा कि आप जानते हैं
पुनर्जागरण के अंतर्गत पढ़ते हैं, सामाजिक सुधार का जो एक पूरा दौर चला था, तो शुरुआत में तो अंग्रेज उत्सुक नहीं थे, लेकिन बाद में उन्होंने कुछ कानून बनाए, जैसे सती प्रथा 1829 में, 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम रहा, या कन्या से सुबह की प्रथा पर जो उन्होंने रोक लगाई, नारी शिक्षा के लिए जो उन्होंने शुरुआती प्रयास किए। इन सब प्रयासों का परिणाम यह रहा कि लोगों को यह लगा कि ये व्यवस्था, ये प्रणाली तो हमारे शासन और हमारे धर्म में ही हस्तक्षेप कर रही है। तो ऐसे में उनका आक्रोश और बढ़ता गया। तो ये जो सामाजिक सुधार थे, ये भारतीय समाज को शुरुआती तौर पर ही सही, बहुत छोटे पैमाने पर ही सही, जहां उसमें सुधार की एक प्रक्रिया शुरू कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर प्रक्रियावादी जो ताकतें थी, खास करके वो लोग जिनको लगता था कि ऐसा करने से समाज के सामाजिक और धार्मिक ताने बाने का नुकसान होगा, उन्होंने लोगों को इसके आधार पर उकसाना शुरू किया। और परिणाम यह रहा कि इन सामाजिक सुधारों का तमाम भारतीयों पर अनुकूल प्रभाव पड़ने के बजाय प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। अगला रहा धार्मिक स्थानों पर कर तथा धार्मिक अयोग्यता अधिनियम। तो एक तो पहले मंदिर या मस्जिद वगैरह पर, मंदिरों पर तो कभी कभार कर लगाते थे जो मुस्लिम शासक हुआ करते थे, जिसमें कुछ एक मुगल शासक, सारे नहीं, और कई सारे तुर्क शासक भी रहे, क्योंकि बल्कि मुगल भी तुर्क ही थे, चगताई तुर्क थे वो, ये सब लगाते रहे थे। लेकिन सामान्यतः धार्मिक स्थानों पर कर नहीं लगता था, या उन्हें बहुत निम्न कर दर पर, जैसे 1/30वां या 1/20वां, इस तरीके से बहुत छोटा छोटा अंश देना पड़ता था राज्य को, अन्यथा वो कर मुक्त होते थे। खास करके जो धार्मिक कार्यों में संलग्न धर्मगुरु वगैरह होते थे, उनको तो कर से मुक्त, बिल्कुल कर माफी की जमीनें दे दी जाती थी, जागीर के तौर पर या इनाम के तौर पर, जिससे होने वाली आमदनी पर उनका परिवार चलता था। तो एक तो धार्मिक स्थानों पर कर लगा दिया गया, और दूसरे एक बड़ा महत्वपूर्ण अधिनियम पारित किया गया 1856 में, धार्मिक अयोग्यता अधिनियम। लॉर्ड कैनिंग के समय में इसकी खासियत यह थी कि अब से पहले जैसे हमारे समाज में नियम था कि जो व्यक्ति अपना धर्म से च्युत होता था, अपना धर्म छोड़ देता था, वह अपने पैतृक संपत्ति के अधिकार से हाथ धो बैठता था, वह अपने पैतृक संपत्ति पर अपना दावा नहीं कर सकता था। इस अधिनियम ने यह व्यवस्था की कि अब कोई भी व्यक्ति यदि ईसाई बन जाता है तो वह अपने पैतृक अधिकार का दावा कर सकता है, और फिर उसके परिवार के लोग इस आधार पर उसके दावे को खारिज नहीं कर सकते कि वह ईसाई बन गया है। ध्यान रहे, यही नियम ईसाइयों के लिए लागू नहीं था। अगर वो सनातनी या मुस्लिम बन जाते तो यह निहायत भेदभावपूर्ण और ईसाई मत को पूरी तरह से प्रोत्साहित करने वाला एक काम था, जो कि पूरा कानून बनाकर किया जा रहा था। इसके विरुद्ध बहुत बड़े पैमाने पर आक्रोश हुआ। ये सारे सामाजिक और धार्मिक कारण थे। कई बार उनके सुधार भी जो है वो प्रतिगामी नजर आने लगे लोगों को। अगला कारण है बाहरी घटनाएं। आप देख सकते हैं, पहला एंग्लो अफगान युद्ध, अफगानिस्तान के साथ युद्ध हुआ 1838-1842 के दौरान। इसके अलावा पंजाब युद्ध रहा 1845 से 49, और इसके अलावा यूरोप में बड़ा मशहूर युद्ध हुआ था, क्रीमिया का युद्ध, जिसके बारे में कहा जाता है कि दुनिया का सबसे निरर्थक युद्धों में से एक था, जिसका किसी को कोई लाभ नहीं हुआ। तो इसके बारे में कभी हम लोग विश्व इतिहास में चर्चा करेंगे, जब आधुनिक विश्व के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। तो इन सारे ही युद्धों में अंग्रेजों को कोई बहुत निर्णायक, पंजाब में मिली तो लेकिन बहुत ही ज्यादा क्षति उठानी पड़ी। अफगान युद्ध में कोई बहुत ज्यादा स्थायी, उनको कोई स्थायी सफलता तो मिली ही नहीं, और नुकसान बहुत ज्यादा हुआ। क्रीमिया युद्ध में भी यही स्थिति रही, तो इतने नुकसान से उनको गुजरना पड़ा, इतना नुकसान उठाना पड़ा कि यहाँ के जो लोग थे, जो क्रांति करना चाहते थे, उन्हें विश्वास होने लगा कि अगर अंग्रेज इन युद्धों में इतनी परेशानी में पड़ सकते हैं, तो अगर हम अपने यहाँ विद्रोह शुरू करें, अपने यहाँ इनके विरुद्ध एक युद्ध छेड़ें, तो ये इनको यहाँ से भगा सकते हैं। तो इस चीज ने उनको प्रेरित किया, और परिणाम वही हुआ कि अपना क्रांति की घटनाओं की शुरुआत हो गई। अगला आता है सैन्य कारण। भारतीय सैनिकों के साथ बुरा बर्ताव, भारतीय सैनिकों के साथ बहुत ही अपमानजनक बर्ताव किया जाता था, उनको बहुत अश्लील और गंदी गालियां दी जाती थी। हालांकि परंपरा काफी समय तक देश की सेनाओं में प्रचलित था, जब सैनिकों के छोटे अफसरों को गालियां दी जाती थी। यूरोप में भी यह रहा था। अगर आप प्रथम विश्व युद्ध के बारे में पढ़िए, खास करके
एक एक अच्छा सैनिक स्वैक, एक है अ गुड सोल्जर स्वैक करके एक उपन्यास है, तो पुराने एनसीईआरटी में उसका संदर्भ मिल जाएगा। तो वहाँ भी था, और अब भी शायद ऐसा होता है, मुझे जानकारी नहीं, चूंकि मैं सेना में तो नहीं हूँ। लेकिन ये था कि अनुशासन बनाए रखने के लिए शुरुआत में बहुत कठोर बर्ताव किया जाता था, लेकिन अंग्रेज जो सैनिक थे, जबकि अंग्रेज सैनिक के साथ उतना बुरा बर्ताव नहीं होता था। अमूमन जो सैनिक थे, जो सिपाही थे, भारतीय ही होते थे, अंग्रेज तो केवल अफसर होते थे। खाने के मामले में उनके साथ भेदभाव किया जाता था, उनके साथ व्यवहार बुरा किया जाता था। इसके अलावा जो उनका वेतन होता था बहुत ही निम्न होता था, बहुत थोड़ी रकम होती थी, 7 रुपए 10 रुपए या इसी तरीके से। मैं एग्जैक्ट वेतन नहीं बता रहा हूँ, मतलब इस तरीके से, जिससे बहुत थोड़े से पैसे उसके पास बच पाते थे, उसमें से अपनी वर्दी वगैरह की भी व्यवस्था उसको करनी पड़ती थी, और जो भी खाने के लिए मेस वगैरह का देना पड़ता था, जो भी उस समय व्यवस्था रही हो। तो एक तो उनको भुगतान कम किया जाता था, और दूसरों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था। तीसरी बात यह थी कि उनको ऊंचे पदों पर कभी भी उन्नति नहीं दी जाती थी। और इस विद्रोह के बाद तो ऐसी स्थिति रही कि आज़ाद होने के पहले तक लगभग ये स्थिति थी कि किसी भी भारतीय को मेजर के ऊपर के रैंक ही नहीं दी गई। खास करके इस विद्रोह के बाद तो खाना और बाकी जो अफसरों के पद थे सब यूरोपियों और अंग्रेजों के लिए सुरक्षित, खास करके अंग्रेजों के लिए, यूरोपियों के लिए क्या, सुरक्षित कर दिए गए। तो चूंकि निम्न वेतन मिलता था, बुरा बर्ताव किया जाता था, प्रमोशन के लिए, पदोन्नत के लिए अवसर नहीं था। एक सीमा के बाद बहुत छोटे पदों तक उनको उन्नत किया जाता था, उनको प्रमोशन दिया जाता था, उसके बाद नहीं दिया जाता था। इसके अलावा एक और खतरनाक काम हुआ लॉर्ड कैनिंग के समय में, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। इस एक्ट की विशेषता यह थी कि अब जो भारतीय सैनिक थे उन्हें कहीं भी तैनात किया जा सकता था। तो ऐसे में अब उन्हें समुद्र पार यात्रा पर भेजा जा सकता था। जो भारतीय सनातनी समाज था, उसमें एक मान्यता थी कि समुद्र का पानी छूने से धर्म गल जाता है, क्योंकि हालांकि थी एक कहेंगे अंधविश्वास था, एक भ्रांति थी, लेकिन ये थी और बड़े पैमाने पर थी। यहाँ तक कि जब एंग्लो अफगान वार में, खैर वो समुद्र पार तो नहीं गए, लेकिन वहां से लड़ करके आए, तो कई सैनिकों का बैरकों में उनके साथियों ने जो है बहिष्कार कर दिया, कहा कि अब तो धर्म से वो बहिष्कृत हो गए हैं। इसी तरीके से जिन लोगों को समुद्र यात्रा करके, जैसे बर्मा में या इस तरीके से सिंगापुर या इस तरीके से जगहों पर तैनाती की जाती थी, उनके बारे में कहा जाता धर्म से बहिष्कृत हो गए। उनका जो सामाजिक बहिष्कार भारतीय समाज में होता था, उसका बड़ा व्यापक असर पड़ा, और इसका बड़ा रोष था सैनिकों, भारतीय सैनिकों के बीच। इन्होंने हमारा धर्म तो छीन लिया। तो एक तरफ जो ईसाई पादरी तो प्रचार कर ही रहे थे ईसाई धर्म का, दूसरी तरफ ये एक्ट आ गया, यह अधिनियम आ गया, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट 1856 में लॉर्ड कैनिंग के समय में, जिसने इस सेवा के लिए, जो भी सेवा में शामिल होता, भर्ती होता, उसके लिए उसको कहीं भी तैनात किया जा सकता था। सैनिकों द्वारा डाक भेजने पर शुल्क, इससे पहले था जब तो अपनी चिट्ठी वगैरह, डाक वगैरह, लेटर भेजते थे अपने घर परिवार वालों को, तो उसमें कोई शुल्क नहीं लगता था। लेकिन जब ये सिस्टम शुरू हुआ, खास करके भारतीय डाक व्यवस्था की शुरुआत हुई के बाद, एक यूनानिमस, इसको कह लीजिए, एक सार्वजनिक स्टाम्प ड्यूटी, पोस्टल स्टाम्प जो है, डाक टिकट की व्यवस्था शुरू की गई, और अब सैनिकों को भी डाक टिकट लगाना पड़ता था। तो इसको, हालांकि रकम बहुत थोड़ी थी, लेकिन उनकी आय, उनके वेतन को देखते हुए वो धनराशि, वो रकम भी उनको बड़ी लगती थी, और उनके अंदर इसको लेकर के असंतोष फैला। तो हम देख सकते हैं कि सैनिकों के बीच कई सारे कारण थे। इसके अलावा जो है, जो जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट था, ये भारतीय सैनिकों के साथ बुरा बर्ताव, सारे कारण मौजूद थे। तो सैन्य कारण थे जो भारतीय सैनिकों में असंतोष की भावना को पूरी तरह, बिल्कुल जिसको कह लीजिए एकदम विस्फोट के स्तर तक ला दिए थे, और कभी भी एक चिंगारी भी विस्फोट करवा सकती थी। और अब देखते हैं तात्कालिक कारण। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही चर्चा किया कि जो तात्कालिक कारण था, जो एनफील्ड राइफल के चर्बी लगे कारतूस, एनफील्ड राइफल में भरे जाने वाले चर्बी लगे कारतूस थे, जिनके खोल को राइफल में भरने से पहले दांत से काटना पड़ता था। तो चूंकि वो अफवाह थी, बाद में अध्ययन हुआ तो पाया गया कि नहीं, पूरी तरह अफवाह नहीं थी, उसमें काफी हद तक सच्चाई भी थी। तो इसने पूरी तरह से
जो है, जो हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिक थे, उनकी भावनाओं को भड़का दिया। हालांकि यहाँ एक ये बात ध्यान देने वाली है कि जब विद्रोह हुआ और सैनिकों ने उन राइफलों को लेकर के अंग्रेजों पर हमला किया, तो उन्हीं चरबे लगे कारतूसों का अंग्रेजों के विरुद्ध इस्तेमाल करने में उन्हें कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई और उन्होंने जम करके इस्तेमाल किया। अच्छा, चूंकि इसके पीछे की भी मनोदशा मानसिकता हो सकती है कि अब तुम धर्मभ्रष्ट हो ही चुके हैं, तो अब तो कोई गुरेज है नहीं, अब तो कोई मतलब समस्या है नहीं, हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तात्कालिक कारण था। इसी के बाद फिर वो मेरठ से एकदम से शुरुआत होती है सामूहिक। वैसे तो मंगल पांडे ने पहले ही कर दिया था, जब चर्बी लगे कारतूस का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया था और फिर बाद में अपने एक अफसर को घायल किया, दूसरे की हत्या कर दी और उन्हें मौत की सजा दे दी गई। लेकिन फिर बाद में मई 1857 में इसकी शुरुआत हो जाती है मेरठ से और फिर आगे इसका विस्तार होता चला गया। तो इसका शुरुआत की ये भूमिका थी, कहाँ से चर्बी लगे कारतूसों ने कैसे एकदम से वो चिंगारी जो है राख, वो क्या बोलते हैं, ईंधन के ढेर में कहिए या पेट्रोल या जो भी कहिए, उसके घी में लगा दी और अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोहों की पूरी श्रृंखला उठ खड़ी हुई, जो बिल्कुल बहुत ही जल्दी पूरे उत्तर भारत में और शेष भारत के भी कई स्थानों में फैल गया। तो इसके शुरुआत और इसके प्रसार के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए और ईश्वर आपको सफलता दे।